अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है और जो मटेरियल्स हैं वो कैसे फ़्लो करते हैं। उसके बाद ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी कैसे होती है, और किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो फ्लो है मटेरियल्स का वो किस तरह से होता है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि आप देखिए किसी भी इकोसिस्टम के अंदर मौजूद जो वहाँ के एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर ही एक इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होता है और परवान चढ़ता है। अब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है या मटेरियल्स हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाते हैं। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से वो एनर्जी वो मटेरियल्स दूसरे ट्रॉफिक लेवल, फॉर एग्जांपल सूरज एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट को। अब प्लांट एक ट्रॉफिक लेवल है, फिर यहाँ से जो हर्बीवोर्स हैं यहाँ से एनर्जी मटेरियल्स की फॉर्म में आगे मूव करती है। अब हर्बीवोर एक दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, और इस तरह से जो मटेरियल्स हैं और जो एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक मूव करती जाती है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि ट्रैफिक लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे कोई भी जानदार फूड चेन में अपनी खुराक हासिल कर रहा होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि हर्बीवोर का ट्रैफिक लेवल क्या है, तो आप बताएंगे कि सर हर्बीवोर का ट्रैफिक लेवल जो है वो 2 है, क्योंकि पहला ट्रैफिक लेवल जो है वो प्रोड्यूसर का होता है। हर फूड चेन की इब्तदा ही कहाँ से होती है? फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर जो है वो पहला ट्रॉफिक लेवल है और हर्बीवोर जो है वो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है। तो ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो उसके अंदर लॉसेस क्या क्या आते हैं, वो कैसे मूव कर रही होती है, सिनेरियो क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। याद रखिएगा कि जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता। मतलब आप ये कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हर्बीवोर से एनर्जी वापस पीछे जा रही है टू द प्रोड्यूसर। नो, हर्बीवोर्स को क्या पौधे खाते हैं? नहीं, बल्कि पौधे खाते हैं हर्बीवोर को। तो हमेशा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही होती है, सेम होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ वेरी सीक्वेंशियल, मतलब कि एक सीक्वेंस, एक तरतीब से एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है, और ये एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मूव कर रही होती है। सोलर एनर्जी जो कि सूरज से आती है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ये सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स, पौधे सोलर एनर्जी को डायरेक्ट ले रहे होते हैं, लेकिन 100% सोलर एनर्जी पौधे भी यूज़ नहीं कर रहे होते। यहाँ से भी कुछ हीट लॉस हो रही होती है, कुछ अमाउंट में जो हीट है सूरज से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, और बाकी वहाँ से जो है वो रिपेल कर दी जाती है या ट्रांसमिट कर दी जाती है। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स के यानी कि पौधे हों या एल्गी हों या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हों, इनको नेचर ने
पिगमेंट्स दिए होते हैं। उन पिगमेंट्स की ये खासियत है कि वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और उसको कुछ जो वेवलेंथ्स हैं, मतलब जो सूरज की रोशनी आ रही है, इसके अंदर 7 कलर्स हैं, 7 बेसिक कलर्स हैं। अब इन 7 कलर्स में से हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो वेवलेंथ्स जिन कलर्स की एब्जॉर्ब नहीं होती उनको वापस रिपेल कर दिया जाता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है, इसका मतलब यही है क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर की वेवलेंथ को रिपेल कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसीलिए वो ग्रीन कलर शो हो रहा है। उसके बाद पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल में इस सूरज की रोशनी को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की मदद से एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन इसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, एटीपी की फॉर्म में और NADPH की फॉर्म में। अब इस एटीपी को जो स्टोर है इसको पौधे यूज़ करते हैं अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए। पौधों के अंदर भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो पौधे उसमें यूज़ करते हैं इसको। पौधों में भी रिप्रोडक्शन का अमल होता है, तो ये उन तमाम बॉडी एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी को, और कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस भी हो रही होती है यकीन, ठीक है जी। और उसके बाद जब पौधों को हर्बीवोर खाते हैं तो पौधों से जो एनर्जी हर्बीवोर में आती है यकीनन वो पूरे की पूरी यहाँ आगे नहीं आएगी, बल्कि वही आगे आएगी एनर्जी जो बची होगी। किसमें से? पौधों ने जब अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, उन एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस में जो एनर्जी यूटिलाइज हुई और जो बच गई वो आगे ट्रांसफ़र हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी आएगी तो वो सेम नहीं होगी बल्कि डिक्रीज़ होगी, और सिग्निफिकेंट, ये नहीं कि मामूली डिक्रीज़, सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ होगा, ठीक है जी। अब हर्बीवोर्स जब पत्ते, घास या शाखें या कोई भी दूसरे कंपोनेंट जब इनटेक करते हैं पौधों के, तो इन पत्तों के अंदर मौजूद जो स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में होता है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। हम कहते हैं कि जो भी ये फूड इनटेक किया जा रहा है उसके अंदर CH बॉन्ड्स होती हैं, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें CH बॉन्ड्स हैं। तो CH बॉन्ड्स जो हैं ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, दीज आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। हर्बीवोर्स ने जब पौधों को खाया तो पौधों के अंदर CH बॉन्ड्स की फॉर्म में फूड मौजूद था। तो दिस इज़ कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। हर्बीवोर ने जब इस कम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया तो उसमें जो सिंपल फूड था जब वो सेल में गया तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन का अमल हुआ, और इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन CH बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हुई, इनसे एनर्जी रिलीज़ हुई, और उस एनर्जी को हर्बीवोर यानी काऊ, बफलो, कैमल ने अपनी बॉडी एक्टिविटी में यूज़ किया। मतलब मसल मूवमेंट है, चलना फिरना है, खुराक की तलाश करना है, मुख्तलिफ जो जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इस एनर्जी को यूज़ किया, और कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस भी हुई। जब हर्बीवोर्स ने जब यूरिन पास किया तो उसमें भी हीट का लॉस हुआ। जब हर्बीवोर डेफिकेट करते हैं तो उसमें भी हीट का लॉस होता है, और रेडिएशंस की फॉर्म में भी एनर्जी निकल रही होती है, वो भी लॉस हो रहा होता है हीट का। जब हर्बीवोर को कार्निवोर ने ईट किया तो कार्निवोर ने हर्बीवोर्स के अंदर मौजूद
जो टिश्यूज़ हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो गोश्त कार्निवोर खा रहे हैं, जो टिश्यूज़ कार्निवोर खा रहे हैं, इन टिश्यूज़ के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो किस फॉर्म में है? केमिकल फॉर्म में है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में है, CH बॉन्ड्स की फॉर्म में है। जब ये गोश्त डाइजेस्ट होगा, कम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट होगा, तो कार्निवोर्स के सेल में जब ये फूड पहुंचेगा, इसकी रेस्पिरेशन होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी को कार्निवोर्स अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे। और सेम ऐसे ही कार्निवोर्स से भी रेडिएशंस की फॉर्म में, एवेपोरेशन की फॉर्म में, ठीक है जी, हीट का लॉस भी होगा। उसके बाद जब कार्निवोर्स, हर्बीवोर या प्रोड्यूसर जब डेड हो जाएंगे, तो डीकम्पोजर्स यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर अपना अटैक करेंगे, और उस नतीजे में जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं, कम्प्लेक्स केमिकल कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इसके अलावा दूसरे जितने भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, डीकम्पोजर्स अपने एंजाइम की मदद से उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, केमिकल एनर्जी हासिल करेंगे, और अपनी जो फंजाई की और बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ हैं, लाइक रिप्रोडक्शन इनकी एक्टिविटी है, मूवमेंट इनकी एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर यूज़ करेंगे इसे। तो इस तरह से जब प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से आगे आफ्टर डेथ जब डीकम्पोजर तक एनर्जी पहुंचेगी, तो क्या एनर्जी सेम होगी? क्या एनर्जी की अमाउंट सेम होगी? नो, एनर्जी के अंदर सिग्निफिकेंट डिक्रीज आएगा व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूरज। सूरज से एनर्जी ली जाती है, पौधे उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वही केमिकल एनर्जी आगे हर्बीवोर में ट्रांसफ़र होती है, वहाँ से कार्निवोर में, और फिर डीकम्पोजर में। अब कार्निवोर और हर्बीवोर्स इनके अंदर टिश्यूज़ में जो इनका गोश्त है, जो फ्लैश है, टिश्यूज़ हैं, बोन्स हैं, उनमें ये एनर्जी स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, CH बॉन्ड्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। ज़ाहिरी बात है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल। कि एक सेल के अंदर होने वाले तमाम कीमियाई रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब ये फूड इनटेक की जाएगी, वो फूड CH बॉन्ड्स की फॉर्म में होगी। जब ये कम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होगी, तो एनर्जी रिलीज़ होगी, फिर वो एनर्जी ATP की फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर होगी, और फिर ये स्टोर्ड जो एनर्जी है, इसको कोई भी जानदार अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ में यूज़ करेगा, और जब इस जानदार के गोश्त को नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में मौजूद कोई दूसरा जानदार खाएगा, तो यही केमिकल एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह से तमाम ट्रॉफिक लेवल्स तक एनर्जी का फ़्लो होता है। एनर्जी की मूवमेंट कैसे होती है? सूरज से एनर्जी प्रोड्यूसर में आती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये केमिकल एनर्जी आगे हर्बीवोर में जाती है। हर्बीवोर्स इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, अपने टिश्यूज़ में स्टोर करते हैं, और जब कार्निवोर्स हर्बीवोर के टिश्यूज़ यानी कि गोश्त को इनटेक करते हैं, तो कार्निवोर इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। जब डेथ हो जाती है, तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर की डेथ के बाद डीकम्पोजर यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई इन पे अटैक करते हैं, और यहाँ से एनर्जी इनसे ले लेते हैं। तो इस तरह से एनर्जी की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। स्टोरेज और जो एक्सपेंडिचर है एनर्जी का, वो फॉलो करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि एनर्जी, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, कि एनर्जी
can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. कि आप एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज लाजमी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सेम सूरज से एनर्जी सोलर एनर्जी की फॉर्म में पौधों में आई, पौधों ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर यही केमिकल एनर्जी आगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जब ये आगे हर्बीवोर में गई, और फिर उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म होती गई फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ना ही डिस्ट्रॉय हुई और ना ही दोबारा से बनाई गई। कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, कांस्टेंट होता है, मतलब सूरज से कांस्टेंट एनर्जी आ रही है प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से एनर्जी जा रही है हर्बीवोर के पास, हर्बीवोर से आगे कार्निवोर और फिर डीकम्पोजर के पास। सिग्निफिकेंट डिक्रीज, जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो यकीनन वो एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आने से पहले एनर्जी का लॉस होता है, हीट की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, एवेपोरेशन की फॉर्म में। उसके बाद तो ये हमारा टॉपिक था फ्लो ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, इसको आपने अच्छे से करना है, डायग्राम बनानी है, ये फ्लो चार्ट आपने बनाना है, इसको प्रैक्टिस करनी है आपने घर में, और इसको इन्हीं आउटलाइंस के साथ, इन्हीं हेडिंग्स के साथ इसको आपने ऐसे ही प्रेजेंट करना है। ठीक है जी। उसके बाद फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर मटेरियल्स यानी कि जो फूड है वो ट्रांसफ़र करता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। ट्रांसफ़र कैसे करता है? फूड चेन और फूड वेब की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अब फूड चेन क्या होती है? फूड चेन एक सीरीज़ है ऑर्गेनिजम्स की विद इन एन इकोसिस्टम, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है दूसरे पर। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, ये है ग्रास। ग्रास यानी कि घास, घास को कौन खा रहा है? ग्रास हूपर। ग्रास हूपर इज बीइंग ईटन बाय स्पैरो एंड स्पैरो इज बीइंग ईटन बाय हॉक। अब जो ग्रास है, दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ग्रास हूपर जो है, जो हर्बीवोर है, दिस इज द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। स्पैरो, स्पैरो इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। और हॉक, इट इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है जी। अब ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर। ग्रास ऊपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। स्पैरो क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। हॉक क्या है? टर्शरी कंज्यूमर। एंड व्हेन दीज ऑल आर डेड, दे आर ईटन बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोजर विच आर द क्वार्टरनरी कंज्यूमर। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी एक फूड चेन के अंदर 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ वन इज द डिकम्पोजर। उसके बाद हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब क्या होती है? फूड वेब हम कहते हैं कि नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। कि नेचर ने किसी एक जानदार को किसी एक मखसूस दूसरे जानदार के लिए एज अ फूड
लेबल नहीं किया, मुख्तस नहीं किया, बल्कि नेचर में एक जानदार बहुत से दूसरे जानदार से फीड ले रहा है और ख़ुद भी दूसरे जानदारों की फूड बन रहा है। किसी एक मखसूस के लिए लेबल नहीं है कि जी जो घास है इसको हमेशा ग्रास ऊपर ही खाएगा और ग्रास ऊपर को हमेशा स्पैरो ही खाएगी। नहीं, ग्रास ऊपर को कौवा भी खा सकता है, क्रो भी खा सकता है, ठीक है जी। और सेम ऐसे ही स्पैरो को ये नहीं है कि हमेशा हॉक ही एज अ फूड लेगा, बल्कि ईगल भी एज अ फूड ले सकती है इसको, स्पैरो को। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं, उनको जब हम इकट्ठा स्टडी करते हैं उस नेटवर्क को, उसे फूड वेब कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके बुक में एग्जांपल दी गई है कि रैबिट को हॉक भी इनटेक कर रहा है, उसके बाद हॉक जो है वो लिजर्ड को भी एज अ फूड यूज़ कर रहा है, फिर लिजर्ड ग्रास ऊपर को एज अ फूड यूज़ कर रही है, हॉक स्नेक को भी एज अ फूड यूज़ कर रहा है। तो ये नेटवर्क है डिफरेंट फूड चेन्स का, विच इज़ कॉल्ड फूड वेब। तो फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन एन इकोसिस्टम, इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें फूड चेन की डेफिनेशन, फूड वेब की डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल्स, ट्रॉफिक लेवल की कितने होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स ऑर्डिनरी फूड चेन में, 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल पायरामिड्स। ये बेसिकली एक पायरामिड्स की फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये शो करती है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, तादाद क्या है उसकी, और बायोमास यानी कि एनर्जी की तादाद कि वहाँ पे कितने जानदार मौजूद हैं, कितने वहाँ पे अफराद, कितने इंडिविजुअल मौजूद हैं, और वहाँ पे एनर्जी कितनी मौजूद है। इस ग्राफ को जो शो करता है उसे कहते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड। सबसे पहले इसमें है पायरामिड्स ऑफ नंबर। पायरामिड्स ऑफ नंबर, पायरामिड्स ऑफ नंबर बेसिकली शो करता है कि पर यूनिट एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम कंटेन हाउ मैनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये किसी भी इकोसिस्टम के एक यूनिट एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो हमेशा स्टार्ट जब हम लेते हैं तो प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी इकोसिस्टम में जाएं आप, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे। एग्जाम्पल क्लॉवर लीव्स। फिर सेकंड नंबर होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स का, जो प्रोड्यूसर को एज अ फूड ले रहे होते हैं, जैसा कि स्नेल। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसा कि स्पैरोस, और देन टर्शरी कंज्यूमर्स का नंबर सबसे कम होता है किसी भी इकोसिस्टम में। सो दिस इज़ कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर, और फॉर एग्जांपल हम इसे कह सकते हैं हॉक। तो ये है, ये बेसिकली 1927 में चार्ल्स एल्टन नामी एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और इसको बयान किया था कि जब उसने एक पायरामिड्स की फॉर्म में एक ग्राफ बनाया और उसमें शो किया कि अब ये ग्राफ में बता रहा है कि किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो प्रोड्यूसर का होता है, फिर उसके बाद ग्रेजुअल डिक्रीज आता है, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे कम टर्शरी कंज्यूमर, और फिर इनसे भी कम क्या होते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, यानी कि डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और फंजाई। उसके बाद पायरामिड्स ऑफ एनर्जी को अगर देखें हम, बायोमास, ये साइड बॉक्स में डेफिनेशन लिखी है बायोमास की। बायोमास क्या होता है? किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो टोटल अमाउंट होती है ऑर्गेनिक मैटर की, कि वहाँ पे मौजूद जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, दैट इज़ कॉल्ड बायोमास। और किसी भी इकोसिस्टम के अंदर मौजूद
जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर है, जो टोटल वहाँ पे मौजूद एनर्जी है, दैट इज़ आल्सो शोन बाय अ ग्राफ कॉल्ड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। वहाँ पे भी सबसे नीचे आपके पास क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो ले रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स। और फिर उसके बाद जब एनर्जी फ्लो करती है तो एनर्जी में डिक्रीज़ आता है, एंड दैट इज़ टेकन अप बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन देयर इज अ डिक्रीज व्हेन एनर्जी मूव फ्रॉम द सेकेंडरी कंज्यूमर टू द टर्शरी कंज्यूमर। सो बेटे ये पिरामिड्स जो हैं, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ नंबर, these are very important. Definition of biomass is very important. Definition of ecological pyramid is very important. So आज का जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस किया है, इसके अंदर मौजूद ये पूरा टॉपिक, इसमें जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ मटेरियल्स ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और इकोलॉजिकल पायरामिड्स लॉन्ग में भी आते हैं और ये शॉर्ट में भी आते हैं। तो मुझे बेटा उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। खुश रहें, महफूज रहें, घरों में रहें, बाहर ना निकलें, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी डिसऑर्डर ना आए, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखें। ये आपके पढ़ाई के दिन हैं, तैयारी के दिन हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद।